आपकी बुक में भी दे रखे हैं ऐसे एग्जाम्पल। एक बॉल है 2m की, इसके साथ एक स्ट्रिंग बंधी हुई है। इसमें कंस्ट्रेंट का ज्यादा उपयोग है। इसकी लेंथ ले लीजिए, ये लेंथ है l, स्ट्रिंग लेंथ ले लीजिए कुछ भी, चलिए ले लेते हैं इसको 3l ले लीजिए, स्ट्रिंग की लेंथ को 5l ले लीजिए। ये एक 2m का है, ये m का है, ठीक है। दो क्वेश्चंस हैं। इसको वेलोसिटी v दे दी गई, हॉरिजॉन्टल टेबल में पड़े हुए हैं, ठीक। क्वेश्चन है फाइंड स्पीड ऑफ 2 balls just after string become tight, जब स्ट्रिंग टाइट हो जाए, ठीक है। पहली चीज वो तो कंस्ट्रेंट से हो जाएगा, मुझे पता है आप लोगों को आता है वो, कंजर्वेशन ऑफ फिजिक्स। सेकंड, impulse provided by tension, ये बताना है। अब देखो ध्यान दो, 3l 4l 2m और m, ऐसी कंडीशन में क्या होने वाला है, ये जा रहा था v से, ये 3 है, ये 5 है, तो ये 53 है, ठीक है, एंगल वाइज। इसकी वेलोसिटी v थी, तो इसको इस तरफ की वेलोसिटी को रिजॉल्व कर लेना चाहिए। इसकी दो वेलोसिटीज ले लीजिए, 53 37 50, v sin 53 और v cos 53। अब कोलिजन अगर देखा जाए तो परफेक्टली अलोंग द स्ट्रिंग इन इलास्टिक कोलिजन। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि स्ट्रिंग खींच सकती है नहीं, इसका मतलब दोनों एक साथ बंधे। भी एक एग्जांपल इस पे और करेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। तो हम लगा सकते हैं mv sin 30 प्लस 0 बराबर m प्लस 2m v डैश। तो v डैश की वैल्यू आ गई, v/2 था तो v/6। तो अब ये दोनों चलेंगे इस तरफ, ये भी चलेगा v/6 से और ये भी चलेगा v/6, ठीक, along the string, और no change in perpendicular to string। तो 2m जाएगा v/6 से 53 डिग्री एंगल पे, और m की बात अगर की जाए तो उसके पास दो वेलोसिटीज आएंगी, एक आएगी v/6 और एक आएगी √3/2v m की। रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है, 3/4 प्लस 1/36, 36 9 4 9 9 28/36 √7/3, ठीक है, √7/3 भी इसकी स्पीड आएगी। मेरी बात समझ रहे हैं? एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, ध्यान रखना क्या है, आपकी किताब में भी दे रखी है, आपने देखे होंगे। अब स्ट्रिंग को चलाना शुरू करोगे तो क्या होगा, जिस वक्त स्ट्रिंग टाइट होगी कोलिजन इस डायरेक्शन में एज्यूम किया जाएगा, वो भी परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन।
मतलब दोनों को एक ब्लॉक माना जाएगा। कैसे, क्यों किया जा रहा है ऐसा, ध्यान रखिए। मान लीजिए एक पुली दे रखी है, एक ब्लॉक दे रखा है, दोनों का मास m दे रखा है, ठीक है, ये लटका हुआ है। अभी समझ में आ जाएगा आपको। ठीक, एक बॉल आती है, वो इधर से टकराती है फर्स्ट केस में, और इधर से भी एक बॉल आती है सेकेंड केस में। फर्स्ट केस में ब्लॉक का मास क्या लेंगे? इस बॉल का मास कुछ भी दे रखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका ब्लॉक का मास क्या लेंगे? m लेंगे या 2m लेंगे? यहाँ एक बहुत अच्छी बात है, जब ऊपर से आए स्ट्रिंग को टाइट करने की कोशिश करे फॉर दिस कोलिजन, mass of block become 2m as it is connected by a string and a string become tight। ठीक, और इस केस में क्या होगा? कंसीडर ओनली m as become loose। ठीक है, इस तरह जब टकराएगा, जब स्ट्रिंग को, अब जैसे इस केस में खींच के टकराओगे तो स्ट्रिंग को टाइट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये अकेले नहीं चलेगा, ये अपने साथ इस भाई को भी लेके चलेगा। जबकि अगर ये आगे टकरा रहा है तो हो सकता है कि ये इम्पल्स देके इसको ऊपर चला दे और ये तब तक बेचारा रेस्ट पे रहे, चलेगा ही नहीं। तो ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, तब इसको केवल m मास की तरह ट्रीट किया जाएगा। अच्छा, इम्पल्स पिछले वाले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया इम्पल्स कितना आने वाला है। इम्पल्स कितना आएगा मैंने पहले बताया, किसी एक का मोमेंट निकाल लो, j की वैल्यू कितनी आएगी? 2m इंटू v/6। टेंशन ने इतना इम्पल्स प्रोवाइड किया, टेंशन का प्रोवाइडेड इम्पल्स, किसी एक का चेंज इन मोमेंटम इस डायरेक्शन में, चेक कर लिया। ये समझ में आ गया ना? इसको भी ध्यान रखिएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन याद रखिए। जैसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि इम्पल्स को और भी ऐसे एंगल दे रखा है, एक बॉल है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन करने की बात कर रहा है, दोनों स्मूथ वॉल हैं, दोनों में कोई फ्रिक्शन नहीं है, कुछ नहीं, और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। ये बॉल यू से आ रही थी, कोई भी एंगल ले लो, चलो 37 डिग्री एंगल ले लो, यू से आ रही थी और टकराने के बाद यू से ही लौट गई। ठीक, फाइंड इम्पल्स provided by wall 1। अच्छी प्रॉब्लम है, ध्यान देखिए, वॉल 1 एंड 2, वैसे ही लास्ट प्रॉब्लम, इसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल चलते हैं। इस टाइप की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाए? जाते वक्त मोमेंटम mu था, लौटते वक्त मोमेंटम mu, चेंज इन मोमेंटम 2mu, और दो लोग भाई लोग इम्पल्स देंगे, ये वाला भाई देगा J1, ये वाला भाई देगा J2, दोनों टकराएंगे। सोचने वाली बात है, पहला वाला दे रहा है आपको J1 का इम्पल्स, समझ में आ रहा है ना कैसे J1 इम्पल्स देता है? टकराने के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देगा, और ये देगा J2 इम्पल्स। J1 को रिजॉल्व कर लो, ये फिर 37 तो 53, 37 तो ये हो गया 37। ठीक है, तो J1 cos 37 जो था उसने J2 को बैलेंस किया, क्योंकि नेट चेंज इन मोमेंटम इन वर्टिकल में कुछ हो ही नहीं रहा, जो भी चेंज हो रहा है वो हॉरिजॉन्टल में, इन वर्टिकल नो चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, और दूसरे में J1 sin 37 ने मोमेंटम चेंज किया, कितना मोमेंटम चेंज किया? 2mu मोमेंटम चेंज किया। क्यों? mu से जा रहा था, mu से लौट रहा है, चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया? 2mu।
2mu। इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। J1 निकल गया, J1 की वैल्यू आ गई 3/5, 5 10 10 mu/3 और 10 mu/3 into 4/5 is equal to J2, तो 8 mu/3। ठीक है, इस टाइप की क्वेश्चन आए तो घबराना नहीं। इम्पल्स पूछने का मतलब वो चेंज इन मोमेंटम, कोई भी आप किसी भी जगह कोलिजन करते हैं तो वो आपको चेंज इन मोमेंटम देता है, और चेंज इन मोमेंटम इज नथिंग बट इम्पल्स प्रोवाइडेड। ठीक है, फोर्स पूछेगा तो टाइम बताना पड़ेगा, फोर्स के लिए चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम करके गेम खेलना पड़ेगा। ठीक है, इस टाइप की प्रॉब्लम याद रखिएगा। इसमें ध्यान रखिएगा, अगर मैं देखिए वही क्वेश्चन मैं फिर से दूसरे तरीके से पूछ रहा हूँ आपसे। एक बॉल आई, यहाँ टकराई, अभी मास m1 लेंगे कि m2 लेंगे कोलिजन के लिए? स्ट्रिंग m2। हाँ, ये m1 है बेटा, m2। कोलिजन के लिए मास m1 लेंगे कि m2 लेंगे कि m1 प्लस m2 लेंगे? M1 m1 लिया जाएगा, इस केस में लिया m1। जाएगा। हाँ, और अगर यही केस बदल दिया जाए, स्ट्रिंग को चलाने की मजबूरी है। अब मान लो ये इससे टकरा रहा है, m2 के साथ टकरा रहा है कुछ इस तरीके से। अब ये स्ट्रिंग को टाइट करके लेके चलेगा, अब मास क्या लेंगे? M1 plus M2। m1 प्लस m2 लेंगे। बात समझ में आ गई ना? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इस टाइप की प्रॉब्लम अगर पूछ ले स्ट्रिंग वाली, तो एक तो ये याद रखना, अलोंग द स्ट्रिंग हमने कंस्ट्रेंट में भी पढ़ा था, याद करिए अगर आपको बताया था। तो इस साइड जैसे ये स्ट्रिंग टाइट होगी, इसकी इस साइड की वेलोसिटी निकाल लो, फिर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन वाला कंसेप्ट लगा दो। देखो मैंने वही लगाया ना, इस तरफ तो v sin, तो इनिशियल मोमेंटम mv sin 30 प्लस 0, और बाद में दोनों साथ चलने लगे इस डायरेक्शन में v डैश। इसकी ये वाली वेलोसिटी चेंज नहीं, sin 53 है ना जी, हुआ से जाएगा। आगे वाले चैप्टर में आपको और क्लियर होगा इसको, रोटेशन वाला गेम। चलिए भाई शुरू करते हैं, डाउट्स लेना। सेंटर ऑफ मास का ये सॉल्व एग्जांपल में, किसी प्रॉब्लम फॉर एक्सरसाइज उसमें तो नहीं है ना बीच में जो एक्सरसाइज होती है? बीच वाली एक्सरसाइज में 11.4 में थर्ड क्वेश्चन है सर। 11.4 पे क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 11.4 क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ है? अच्छा, इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज 11.4 वेरिएबल मास वाली। यस सर, रॉकेट प्रोपल्शन वाली। हाँ ठीक है। A rocket is moving vertically upward against gravity. Its mass at time t is equal to m naught minus mu t, and the expression at a speed u relate vertically downward relative to the rocket. ठीक है, derive the equation of motion of the rocket, but do not solve it. Here mu is a constant, mu constant है, m की वैल्यू दे रखी, कुछ डराने की बात नहीं। m is equal to m naught minus mu t दे रखा है, जो हमने निकाला था पहले। ठीक है, इसका इनिशियल मोमेंटम इसकी वेलोसिटी u है, dm/dt की वैल्यू आ गई माइनस म्यू, या माइनस dm/dt की वैल्यू आ गई म्यू। डिफरेंशिएट कर दिया, ये रेट ऑफ एक्सचेंज है। थ्रस्ट फोर्स कितना लग रहा है? एफ थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू कितनी है? यू म्यू। mu, एक मिनट, ये u dm म्यू u, हाँ म्यू u। ठीक है, म्यू उसका रेट ऑफ है, और नीचे की तरफ क्या लग रहा है उसका? वेट। mg। एक्सेलरेशन कितना आएगा? म्यू u माइनस mg/m। बाई m माइनस g। ए आ गया, dv/dt आ गया, यस सर। म्यू u बाई m। ये तो कांस्टेंट, m कांस्टेंट है? नहीं, कांस्टेंट नहीं है m। क्या हो गया? म्यू u m नॉट माइनस म्यू टी। t माइनस g, ये हो गया dv/dt। टाइम का फंक्शन बना लिया।
dt ऊपर ले गए, फंक्शन बनाया, पूरा सोल्व किया, उसके बाद निकाला, ठीक है, इंटीग्रेट करके फंक्शन बनाने को कह रहा है। b मिलेगा तो a मिलेगा, a तो मिल ही चुका है, b मिल गया, मिल यस गया, सर। r मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, है ना। यस सर। क्वेश्चन है बच्चे, ओके सर। तुम अपना ट्राई मारा करो इसका, हमेशा थ्रस्ट फोर्स निकाल लो, उसके बाद मास। अब चूंकि मास कांस्टेंट ही नहीं है तो जनरल टाइम का मास लो, क्योंकि जिस वक्त बात करोगे तो हमेशा जनरल टाइम पे बात करोगे, तुम इनिशियल और फाइनल पे बात नहीं कर रहे हो, बात कर रहे हो जनरल टाइम पे। और नहीं तो फॉर्मूला याद रखो सिंपल, अगर ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं है, ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर दे, ग्रेविटी का फोर्स बहुत कंपेरेबली अगर कह दे बहुत छोटा है, तो v बराबर v नॉट प्लस यू ln m नॉट बाई m, है ना। यस सर। इससे कर लो शुरुआती वेलोसिटी, ये फॉर्मूला। लेकिन अगर ग्रेविटी दे रखी है तब तो भाई सब करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट लॉग का टर्म बनेगा ये, ठीक है ना। यस सर। ओके, इंटीग्रेट तो कर लोगे ना कि कराना पड़ेगा मुझे। नहीं सर, इंटीग्रेट तो कर लूंगा। माइनस म्यू टी डी टी माइनस जी डी टी, वेलोसिटी शुरुआती जीरो ले लेते हैं, बाकी भी जैसा दे नहीं रखा तब जीरो से भी, नहीं तो अगर दे रखा होगा इनिशियल तो वी नॉट ले लेंगे, जीरो से टी, जीरो से टी, इसका इंटीग्रेशन एल एन एम नॉट माइनस म्यू टी बाई माइनस म्यू, लिमिट पुट करके फिर वैल्यू निकाल ली जाएगी, ठीक है। चलो यस आगे बढ़ो। सर। और किसी इंट्रोडक्शन में कोई दिक्कत? जी है अग तो राखी डाला। माइक ऑफ करो सब लोग। चलो आ जाओ सॉल्व एग्जांपल पे भाई, एग्जांपल। कोलिजन हाँ बता रहा हूँ बेटे, 18 19 23, 18 19 23, सॉल्व एग्जांपल 18 19 23, सभी लोग बताइए। बस 18 19 23, हाँ शुरुआत वाले तो मोमेंटम वाले हैं, ठीक। 11 21, ठीक है, 21 और 8 और 9 भी, ठीक है। चलो देखते हैं। 8, एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 आ गया कहाँ, ये आ गया, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 8, a bomb of mass 5m at rest explode into 3 parts of mass 2m 2m and m. After explosion the equal parts move at right angle। देखो 5m था, 2m 2m, बिल्कुल सेम क्वेश्चन देखो मैंने कराया था अगर ध्यान दे तो। यस सर। ये जा रहा है किस स्पीड से, परपेंडिकुलरली जा रहा है आपस में, और एक्स इन वाई डायरेक्शन है ना, कितनी वेलोसिटी है स्पीड v से, ये भी स्पीड v से जा रहा है, ये भी स्पीड v से जा रहा है। अब मुझे मालूम है तिरछा जाएगा, लॉजिकली देखो तो इस दोनों का रिजल्टेंट मोमेंटम इसके मोमेंटम के बराबर होना चाहिए नेट मोमेंटम जीरो करने के लिए, 2mv रूट 2mv, तो इसका मोमेंटम कितना आ जाएगा, रूट 2mv। वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, बाई एम, एम से एम कट जाएगा, वेलोसिटी की वैल्यू रूट 2 भी आ जाएगी, ठीक है। सॉरी 2 रूट 2 आएगा ना, 2 रूट 2 mv, तो आंसर हो जाएगा 2 रूट 2 भी। नहीं तो लॉजिकली लिख लो, mvx प्लस 2mv, x का मोमेंटम जीरो होना है, mvy प्लस 2mv इज इक्वल टू 0, तो v डैश की वैल्यू हो गई माइनस 2v आई कैप माइनस 2v जे कैप, या वैल्यू निकालना चाहो तो v डैश की वैल्यू आ जाएगी 2 रूट 2v, किस तरफ जाएगी दिख ही रहा है,
45 डिग्री एंगल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। फिर वही आ गया, projectile of the mass 3 kg is projected with velocity 50 meter per second at 37 degree from horizontal. After 2 seconds, explosion takes place and the projectile breaks into two parts, 1 and 2 kg. The first parts come to rest just after collision. अच्छा, उसके पास बाकी मोमेंटम दे दो, दूसरे वाले को बाकी मोमेंटम दे दो। ये बाद में जा रहा है, 2 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में कितनी होगी निकाल। एक बॉल को 50 और 37 से फेंका गया है, ये वेलोसिटी तो होगी 50 × 3/5। ठीक है, दैट इक्वल्स टू 30। Vy की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Uy - GT, 40 - 2 × 10, दैट बिकम्स 20। तो इसकी इस तरफ का मोमेंटम Px क्या कितना था बच्चों, 3 kg × 30। Py कितना था, 3 kg × 20। अब क्या कह रहा है, तो फर्स्ट पार्ट 1 किलोग्राम वाला रेस्ट पे हो गया, 2 किलोग्राम वाले के पास कितना मोमेंटम हो, 2Vx बराबर Px, 2Vy बराबर Py। 1 वाला तो रेस्ट पे हो गया ना, 1 वाला तो रेस्ट पे आ गया, तो x का मोमेंटम कंजर्व रखना है, y का मोमेंटम कंजर्व रखना है। तो Vx की वैल्यू आ गई 45 और Vy की वैल्यू आ गई 30। तो v की वेलोसिटी की वैल्यू आ गई उसकी। अब इसकी क्या पूछ क्या रहा है, तो फर्स्ट पार्ट है फुल एक्सप्लोजन, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्ट जस्ट आफ्टर कोलिजन। मिल गई √of 30 का स्क्वायर प्लस 45 का स्क्वायर। ठीक है, तो निकाल भी दी मैंने 45 के हिसाब से। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय दिस पार्ट, इसके द्वारा y में कितना हाइट तक जाएगा निकाल लो, v²/2g, 45 × 45 / 2 × 10, इतनी हाइट और ऊपर जाएगा। अभी कितनी हाइट पे है वो h1, वो निकाल ही लोगे। h1 बराबर 40 × 2 -½ of 10 × 2 का स्क्वायर। पहले h1 हाइट थी, बाद में h2 हाइट तक और गया ये इसके आगे, तो h1 + h2 उसकी मैक्सिमम हाइट। समझ में आ रहा है ना h1 h2 कैसे आया, पहले h1 हाइट तक गया, y के हिसाब से निकाला, इसकी हाइट इतनी आ रही थी, यहाँ पर था, यहाँ एक्सप्लोजन हुआ तो इसका 1 किलोग्राम वाला पार्ट गायब हो गया। तो एक्सप्लोजन की वजह से 1 किलोग्राम पार्ट होने की वजह से 2 किलोग्राम वाले के पास सारा मोमेंटम आ जाएगा। तो मोमेंटम, मुझे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मालूम है, मुझे वर्टिकल वेलोसिटी मालूम है, तो मुझे मोमेंटम भी पता है। तो हॉरिजॉन्टल मोमेंटम 3 × 30 हो जाएगा, वर्टिकल मोमेंटम 3 × 20, वो सारा का सारा 2 kg के पास आएगा। तो 2 kg वाला मोमेंटम की वजह से उसकी वेलोसिटीज मिल जाएंगी, वेलोसिटी मिलने की वजह से हम मोमेंटम की वजह से हाइट निकाल सकते हैं। मुझे वर्टिकल वेलोसिटी पता है, तो मुझे मालूम है मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, कितनी मैक्सिमम हाइट होती है, Vy²/2g, है ना। यस सर, तो उसके हिसाब से निकाल लिया। ठीक है, अरे मैंने Vx कर दिया, उल्टा लिख दिया, हर बार गलती लिखता हूँ। Vy होगा ना, h2 की वैल्यू Vy का स्क्वायर बाई 2g, प्रोजेक्टाइल के तरीके से 30 का स्क्वायर बाई 2g। हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन वही एक्सप्लोजन वाला है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, वेरिएबल मास का है 11। अच्छा, ये वो वाला है, वेरिएबल मास फोर्स F से खींच रहे हैं। A trolley of initially mass m0 is kept over a smooth surface of as shown। मतलब yes, a constant force F is applied, force F लगा रहने दो। Sand kept inside the trolley drains out from the floor at a constant rate μ kg after time t। कितनी दिक्कत है इसमें बताओ, थ्रस्ट फोर्स पीछे लग जाएगा कि आगे लगेगा बताओ। सर मैंने भी यही किया था, लेकिन सर इसमें कह रहा है कि थ्रस्ट फोर्स लगेगा ही नहीं। हाँ सर मैंने क्वेश्चन किया और उसके बाद जब आंसर देखा ना, तो आंसर में जब सॉल्यूशन देखा था उसमें कहा है कि थ्रस्ट फोर्स जो है वो लगेगा ही नहीं। एक मिनट देखना था मेरे को। A trolley of initial mass m0 is kept over a smooth surface as a shown in figure। A constant force F applied on it। ठीक है, sand kept inside the trolley। हाँ, तो उसके रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी तो 0 है ना, वो उसके रिस्पेक्ट में वर्टिकली गिर रहा है ना भाई। यस सर। यही तो लॉजिक कह रहा है, मेरे रिस्पेक्ट में उसने रिलेटिव वेलोसिटी 0 दे रखी है।
मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। अगर किसी चलती हुई चीज से कोई चीज गिराई जाएगी तो उसकी वेलोसिटी और चलने वाले की वेलोसिटी क्या होती है? सेम। जब तक कि उसको उसके रिलेटिवली फेंका ना जाए। तो ये उसको उसके रिलेटिवली फेंक ही नहीं रहा है, फेंक रहा है क्या? सैंड की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली कुछ दे रखी है क्या? नो सर। तो जीरो है ना। और होगी भी तो किस तरफ होगी? वर्टिकल में होगी। अगर होगी भी तो किस तरफ होगी रिलेटिवली वेलोसिटी? वर्टिकल में। फोर्स किधर लगेगा फिर? जिधर मास निकलता है, मतलब जिस तरफ वेलोसिटी होती है उसी तरफ, मैंने बताया था तुम्हें अपोजिट में है ना। यस सर। इसमें थ्रस्ट फोर्स थोड़ी लगेगा। ठीक सिंपल है सा सर, अब है हो ना, जाएगा। हो जाएगा अपना आराम से। मास की वैल्यू मालूम है, वेरिएबल मास है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो भाई। क्वेश्चन नंबर 19 18 में 18 सॉरी 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? ये बॉल, अब कोलिजन वाले में तुम लोग झूल जाते हो। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चन, हर बुक में मिलेगा ये वाला क्वेश्चन तो हमेशा मिलता है। इसमें कुछ नहीं है, हॉरिजॉन्टल वाला गेम लगा दो बस। इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जाते वक्त ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बहुत सिंपल से में कोई भी क्वेश्चन आ जाए इसको हमेशा ऐसे ही करिएगा। देखिए ऐसे बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये बॉल जब जाए और टकराए तो ये वाली वेलोसिटी पहले u cos अल्फा ले लीजिए और लौटने वाली ले लीजिए EU cos अल्फा। ठीक, जाने का समय T1 L by U cos अल्फा ले लीजिए और लौटने का समय T2 बराबर L by EU cos अल्फा ले लीजिए। वर्टिकल का कोई लेना देना नहीं, केवल हॉरिजॉन्टल चेक कर लीजिए। जाते वक्त इसको अगर u वेलोसिटी से फेंका गया है किसी एंगल अल्फा पे तो इसकी जाते वक्त वेलोसिटी आएगी u cos अल्फा, और u cos अल्फा के हिसाब से l डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इतने टाइम में, T2 इतने टाइम में। अब जो जो पूछे उसको थोड़ा सा इसमें और फेर फेर कर लेगा, गुणा भाग करके। तो भी देख लेते हैं क्या कहता है। ठीक है, क्या कह रहा है ये? A ball is projected from the ground with a speed u at an angle alpha with horizontal. It collides with a wall at a distance of a from the point of projection and return to its original position. Find the coefficient of restitution between ball and the wall. अच्छा, the ball is projected from the ground with a speed u at an angle alpha with horizontal. It collides with a wall at a distance alpha from the point of projection. Returns to its original position. Find the coefficient of restitution between ball and the wall. ठीक है, लेकिन इसने कुछ बताया नहीं, कैसे नहीं बताया? कहाँ टकरा रहा है? बॉल इज projected from the ground with speed u at an angle alpha. It collides with a wall at a distance a from the point of projection and returns to its original position. Find the coefficient of restitution between the wall and the. ठीक है, वर्टिकल वेलोसिटी तो चेंज होगी नहीं, चेंज होगी क्या? remains same. So time of flight, ये भी अच्छी बात है, remains constant. ये T1 प्लस T2 की वैल्यू क्या आने वाली है? कैपिटल T। ठीक है, L by U cos अल्फा प्लस L by EU cos अल्फा बराबर 2U sin अल्फा बाई G। इसको सॉल्व कर लो। L by U cos अल्फा 1 plus 1 by E 2U sin अल्फा बाई G, इधर लेके चले गए 2U 2 बढ़ा दो U स्क्वायर sin 2 अल्फा बाई G L माइनस 1 by E इज इक्वल टू। ठीक है, इस तरह निकल गया। टाइम ऑफ फ्लाइट कभी चेंज नहीं होगा, तो ध्यान क्या रखना है इसमें, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आने वाला है? टाइम जाने का समय, आने का समय। और ये दोनों T1 प्लस T2 हमेशा किसके बराबर आने वाले हैं?
टी। कैपिटल। क्यों कैपिटल टी के बराबर आने वाले हैं? कई तरीके हैं इसको निकालने के, रेंज के तरीके से। इन्होंने देखो वही बताया, क्यों कैपिटल टाइम के बराबर है, नो चेंज इन वर्टिकल वेलोसिटी रिमेन्स सेम। तो जब वर्टिकल वेलोसिटी सेम है तो जाएगा, और टाइम ऑफ फ्लाइट किस पे डिपेंडेंट होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर 2u/y बाई जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इस पे डिपेंडेंट, तो इससे आपको एक बड़ा अच्छा सा काम मिल जाएगा, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। 19 क्या कहता है? अब बताओ, ये तो क्लास में कराया था मैंने, अभी अभी थोड़ी देर पहले कराया, अब कर लोगे इम्पल्स वाला? चलो ट्राई करो सब लोग भाई, देखो इम्पल्स वाला क्वेश्चन है। मुश्किल नहीं है ये बिल्कुल, अब करोगे तो आराम से हो जाएगा, सभी लोग करो। एक बॉल है 1 kg की, नीचे की तरफ आ रही है। अच्छा, इसकी वेलोसिटी दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड से टकरा रही है। स्ट्राइक्स ए वेज ऑफ मास 2 kg, ये 2 kg का है। If the impulse between ball and the wedge during collision is j, then make two equation which relate। अरे यार, ये j इस तरफ लगेगा ना, इस पे एक मोमेंटम इधर आएगा और एक इधर आएगा, इसको बैलेंस करने के लिए नीचे से एक j लगेगा, j डैश, 2 j मिलेंगे। अब इसने क्या कह रखा है? then make two equations which relate j with velocity components of the wedge and ball। मान लो ये जा रहा है v से, ठीक है, तो j v कितना एंगल है? 30, 60 30, j sin 30 बराबर 2v, और j cos 30 बराबर j डैश। एक तो ये हो गया, इस वाली बॉल पे भी j लग रहा होगा, इसकी वेलोसिटी तो चेंज कर ही नहीं रहा ना, कुछ कर रहा है। impulse between ball and the ball, velocity components of the wedge and equation which relate j with velocity components of wedge and ball। Also find impulse on wedge from ground during impact। तो आते वक्त इसकी वेलोसिटी थी दिस वन, लौटते वक्त ये हो जाएगी, क्योंकि ये 2 किलोग्राम का कुछ बताया तो है नहीं, इसको ले लो v डैश, और इधर वाली वेलोसिटी सेम रहेगी, ये वाली चेंज नहीं होगी। 1 kg वाले बॉल के लिए ये इधर आएगा 30, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 30। 2 sin 30, 2 cos 30। ठीक है, तो देखिए क्या बताना, क्या है निकालना, क्या इक्वेशन बनाना चाह रहा है, किस लिए, कौन सी? एक मिनट, ठीक है, j sin थीटा बराबर mv1 हमने बनाई ली, mv1 मतलब 2v, ठीक है, और बराबर mv2 क्या कह रहा है? हाँ, जो इस पे इम्पल्स लग रहा है j sin, लेकिन हॉरिजॉन्टल पे कैसे लगा दिया इसने? अच्छा, वो कह रहा है j को चेंज करिए and then make two equations which relate j with velocity components of wedge and ball। velocity component of j this and that, ठीक है, इसने क्या मान लिया? इन्होंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में किया, हमने अलग तरीके से किया। इन्होंने क्या किया, वेलोसिटी पहले आ रही थी 1 kg वाली 2 मीटर पर सेकेंड से, हम उससे नहीं कर रहे। इन्होंने क्या कहा कि लौटते वक्त इसके पास दो वेलोसिटी है, एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है। इसको ले लिया इन्होंने vx, इसको ले लिया इन्होंने vy, ठीक है, और उसी के हिसाब से ये मोमेंटम चेंज बता रहा है, और j लग रहा है इधर परपेंडिकुलरली, ठीक। तो ये एंगल हो गया 30 डिग्री,
जे साइन 30 बराबर 1 इंटू वी एक्स चेंज इन मोमेंटम, और जे कॉस 30 लौट के उधर जा रहा है तो 1 इंटू वी वाई प्लस 1 इंटू 2, ये इक्वेशन बनेगी चेंज इन मोमेंटम। समझते हैं, इन्होंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में किया, हम भी वैसे ही कर सकते हैं। हालांकि अब देखो ये जे मोमेंट, अब समझना कैसे क्वेश्चन है। जे मोमेंटम इधर लग रहा था और जे मोमेंटम इधर लग रहा था बॉल के ऊपर। इस वाले जे मोमेंटम के दो कंपोनेंट बनाए, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ये भी एक जे डैश इधर से लगेगा तो ये वाला जो इम्पल्स है वो इस वाले इम्पल्स को बैलेंस करेगा, और ये वाला जो इम्पल्स है ये वेलोसिटी दे देगा। तो जे साइन 30 बराबर 2v, इसकी वेलोसिटी v मान ली। जे कॉस 30 बराबर मान लिया जे डैश। इस वाले ब्लॉक के लिए जे लग रहा है इधर, मैंने मान लिया इसकी वेलोसिटी x और y में दे रखी है, vx और vy। जे इधर लग रहा है तो इसका जे का कंपोनेंट लिया, मोमेंटम चेंज 1 इंटू वी एक्स, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में तो थी इसकी शुरुआत में वेलोसिटी। अब जो वर्टिकल वाले में गए तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल की वेलोसिटी ये आ गई और पहले वेलोसिटी इतनी थी मोमेंटम के साथ, मतलब मोमेंटम इतना था, तो नेट चेंज इन मोमेंटम ये बन जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्व करने के लिए इसकी वैल्यू वैल्यू पुट करके निकाल लिया जाएगा, अगर जे की वैल्यू दे देगा। फिलहाल तो इक्वेशन ही बनानी थी। ठीक है, देखिए वही आ रहा है। यस, बोल रहे हो बेटे? नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद है, कौन सा था? 19, 21, 23, 21। 21 कहता है, तो हो ये तो कर लो ना बच्चों, अब कल ही तो सिखाया था परसों, अब हो जाएगा ना ये 21। क्यों भाई? मैक्सिमम एक्सपेंशन कंप्रेशन वो पूछ रहा है, इलॉन्गेशन। ठीक है, ऑन स्मूथ ओरिएंटल। अब सॉल्व हो जाएगा बेटे, कल कराया है इसका नियम बताया ना, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में निकाल निकल के उस तरह करना है। शुरू में समझ में आप लोगों को नहीं, इसके तरीके से मत चलो, अपना तरीका लगाओ चुपचाप। Q1 Q2 U1 U2 वही बनेगा बार बार। एग्जाम्पल नंबर 23, 21 अब हो जाएगा, आप करिए घर पे। 23, ओहो ये भी तो वही चेन वाला है। ठीक है, ये भी कल डिस्कस किया, सब अब ये भी डिस्कस किया हम लोगों ने, ये तो डायरेक्ट हो गया। क्यों भाई? क्या फॉर्मूला बताया था? लैम्डा वी स्क्वायर। इम्पल्स फोर्स कितना लगता है? कितना लगता है? लैम्डा वी स्क्वायर। और टोटल फोर्स कितना लगता है? लैम्डा वी स्क्वायर प्लस जितना हिस्सा अंदर आ चुका है ना, जितना हिस्सा जमीन पे आ चुका है उसका वेट भी वही पूछ रहा होगा ये, और क्या पूछेगा? द फॉलोइंग पार्ट डज नॉट फॉर्म हीप, यूनिफॉर्म फलाना ढिमकाना, एबल टू फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द टेबल ऑन द चेन। बस हो गया काम, लैम्डा वी स्क्वायर प्लस mg पुट करो, आंसर आ गया। आधी चेन आ चुकी है तो mg/2 उसका वेट हो गया लैम्डा वी स्क्वायर। लैम्डा कितनी चेन आ चुकी है? आधी। लैम्डा मतलब हो गया m/l इंटू वेलोसिटी 2gl/2 इतना गिर चुका है, प्लस mg/2। तो mg प्लस mg/2 बिकम्स 3mg/2, आंसर। ठीक, इसका सीधा फॉर्मूला याद रखिए, लैम्डा वी स्क्वायर। चलो बताओ भाई, अब आइए फिर आगे बढ़िए। लेवल 1 एक्सरसाइज, असर्शन रीजन में कोई डाउट नहीं? ऑब्जेक्टिव पे आता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सिंगल करेक्ट ऑप्शंस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सिंगल करेक्ट ऑप्शंस, बताइए। 1 2 3 4 5 कितने क्वेश्चन है? 26 27 28 30। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर इसमें बहुत क्वेश्चन है। होने दो, बहुत ही तो है, इनफाइनाइट थोड़ी है। चलो बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर बोलिए।
सारे क्वेश्चन हो गए आप लोगों से, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं भाई, वाह। कोई डाउट इसमें, इस पहली वाली एक्सरसाइज में? ओहो, उत्कर्ष कह रहा अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे, तो कब पहुंचोगे प्रभु? मतलब मोहल्ला मतलब खत्म हो जाएगा तब? मैंने पहले कहा था क्वेश्चन करते रहेगा पैरेलल। इस बार टाइम मैंने पहले कहा, इस वाले चैप्टर इस वाले एक्सरसाइज में टाइम कम मिलेगा, तुम लोग मतलब ढीले चलोगे, पेपर परसों होने वाला है। अरे आज कर लोगे तो हम एक दिन में डाउट कैसे लेंगे पूरा भाई? चलो बाकी लोग पूछो अपना, ये पूछ लेगा अपना जिसने इसने कर लिया है। ओहो, पूरे क्वेश्चन नहीं हुए? अरे कब होंगे प्रभु? तुम लोग तो मतलब जान लेने उतारो मेरी, कर लेने चाहिए था ना। हाँ, हालांकि हम लोग कल तक करते रहे, हर बार की आदत, थोड़ा लेट हो जाता था। अभी तक मैसेज भी नहीं आया कि पेपर पोस्टपोन हो रहा है। हद हो गई। हालांकि सारे मोस्टली हो लेंगे, हम लोग सब टाइप के डिस्कस तो कर लिए हैं, एक आध तो ये ऐसे तिरछे बुरछे वाले थोड़े बदमाश होते हैं। लेट्स सी, देखते हैं। पहुंच रहा हूँ मैं दिवाड़ी, अब देखता हूँ 21 तारीख के आसपास पहुंच जाऊंगा, पहले ही पहुंच सकता हूँ, बाद में आने वाला हूँ, फिर पढ़ाई लिखाई अब फुल्ली फ्लेजेड चालू करेंगे। चलो भाई, देखें और क्या क्या है। कोलिजन हो गया, मोर देन वन, तो किसी को भी नहीं पूछना है, सब बैठे हो मजे में। पूछ तो लो एक आध दो लोग जिन्होंने सॉल्व किया है, किसी ने भी नहीं किया है। आश्चर्य, घनघोर आश्चर्य। पता नहीं चेंज भी कब होगा कि नहीं होगा कि टाइमिंग। अब इसका मतलब कल कल का दिन है, मुझे पूरा कल का दिन डाउट बताना पड़ेगा। तुम लोग तो मतलब आसान है तुम लोगों के लिए, बस क्वेश्चन नंबर बोल दोगे, मेरे को बताते रहना पड़ेगा। बहुत क्वेश्चन है इसमें, इसमें भी बहुत होंगे, अगले वाले में बहुत होंगे। चलो लेकिन करो, कोई बात नहीं, ठीक है। अब बिना कंप्लीट किए तो डाउट बताने का कोई पर्पज ही नहीं ना। चाहिए वो लेवल 1 लेवल 2 कंप्लीट चाहिए, ये है भी एक्सरसाइज में टाइम तो चाहिए। पेपर का पता नहीं है, अभी देखते हैं क्या कब है पेपर। है तो मंडे को ही, मुझे अभी अभी फिलहाल तक तो जो इन्फॉर्मेशन है, लेकिन लोग दुष्ट हैं, एकदम एंड टाइम पे मैसेज भिजवाते हैं, जिससे कि कोई प्लानिंग ही ना हो पाए। बहुत क्वेश्चन है भाई, एक गजब प्रॉब्लम है, टकरा गई। ठीक है, ठीक है। ओहो, बहुत सारे हैं, तो कल तक कंप्लीट कर लेंगे आप लोग? क्यों भाई, कल तक कंप्लीट कर लेंगे सब लोग? तो देखो अब एक चीज मैं बोल रहा हूँ, आज चाहे जगो चाहे सो चाहे कुछ पढ़ो चाहे मत पढ़ो, मैं नहीं जानता, आज इनके क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि ये जो चैप्टर है और अगला वाला जो चैप्टर है उसके बाद एसएचएम का जो चैप्टर है, इनको बिल्कुल हल्के में लेना नहीं चाहिए। तो इनको कंप्लीट करना ही चाहिए, इनमें कोई कोताही नहीं बरतनी। ये तीनों चैप्टर फिजिक्स के बिल्कुल, बोलते ना, टॉप क्रीमी लेयर के चैप्टर है। कोशिश मत करो, करो चाहे रात भर सोना मत, लेकिन कंप्लीट करो। हर क्वेश्चन से गुजर जाओ, ट्राई ट्राई कर लो, फिर धीरे धीरे और करना करोगे। और मैं तुमको बताऊं, इनकी प्रॉब्लम बहुत ही, मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं लगभग लगभग हर टाइप को डिस्कस कर लूं। थोड़ा सा टाइम कम हो गया, नहीं तो अभी हम और जैसे वर्क और एनर्जी में खूब टाइम लिया था ना हम लोगों ने, वर्क और एनर्जी सर्कुलर मोशन में टाइम मिल गया था हम लोग को अच्छा खासा, यस सर। तो काफी यूटिलाइज कर लिया था क्वेश्चन कर करके सॉल्व करके। इसमें टाइम थोड़ा कम है, भगवान करे एक हफ्ता मिल जाए। अगर एक हफ्ता मिल जाएगा तो फिर तो काम बन जाना चाहिए, लेकिन उम्मीद नहीं। अब क्योंकि आज शनिवार होना है ना, अब उनको अगर मैसेज कन्वे करना होता तो अब तक कन्वे हो चुका होता, हर बार हो जाता है थर्सडे फ्राइडे तक, सैटरडे हो रहा है, उम्मीद कम है। इसलिए आप लोग प्लीज को कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, कल लंबी क्लास लेंगे, टाइमिंग 8:15 नहीं रखेंगे, कुछ 9-10 बजे के आसपास रखेंगे। मैं मैसेज आपको कम्युनिकेट कर दूंगा, कल और किसी क्लास तो होगी नहीं, तो मेरी ही रहेगी, तो मैं वही मॉर्निंग 9-10 के बीच में कभी भी ले लूंगा, ठीक है ना। मैं मैसेज आपको कम्युनिकेट करूंगा, सभी लोग तैयार रहिएगा। 8:15 नहीं, थोड़ा सा आराम से उठ के, संडे का दिन है ना, तो 9-10 बजे। स्कूल में हम कह सकते हैं, बात कर सकते हैं, प्रिंसिपल मैम को बोल देंगे, लेकिन प्रिंसिपल मैम के हाथ में भी नहीं है ना ये चीज है। ऊपर उधर महेंद्रगढ़ में डिसाइड होगा, सब लोग डिसाइड कर चुके होंगे, और मनीष सर से बात हो गई होगी तो डेट पोस्टपोन हो गई होगी। अब वो इतने दुष्ट हैं उधर महेंद्रगढ़ वाले, वो जो मतलब जो जो काम करते हैं वो लोग, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो डिले कर, वो इन्फॉर्मेशन को बहुत ही लास्ट मोमेंट पे सर्कुलेट करते हैं, जिससे कि लोग फंसे रह जाएं।
नहीं तो बता दो जिस दिन तुम्हारा डिसीजन हो गया, जिस दिन मनीषा से डिसाइड हो गया कि भाई अभी ये वाला पेज पे पोस्टपोन कर लिया जाए, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा, तो हम लोग बात तो करते ही रहते हैं, बोल देते हैं मनीषा लोग नहीं हो पाएगा ये वाला। वहां पर बच्चे पर भी तो हमारी तरह है, अब वो कोई किसी तरीके से, उससे क्या फर्क पड़ता है, लोगों का अपना अपना कन्वेंस है ना कि कौन जल्दी करा ले रहा है कौन लो। लेकिन ये जो चैप्टर है ये मेरे ख्याल से शायद ही किसी टीचर ने इतनी जल्दी कंप्लीट तो करा दिया होगा, बट मास्टरी मुश्किल है, इनमें टाइम चाहिए। ये तीनों चैप्टर तो ऐसे होने चाहिए जिनमें जब टीचर खत्म कर दे तब टेस्ट लो, जब वो कहते हैं कि हाँ अब ले लो तब ले लेना चाहिए। तो ये चीजें सीख, ये तीनों चैप्टर अच्छे हो गए बेटे, फिजिक्स मजेदार लगने लगेगी, अच्छा लगने लगेगा, ये इससे ज्यादा टफ क्या पूछेगा। कोलिजन भी सब कुछ तो एंटर हो रहा, देखिए ना आप। अब आप अगला जो चैप्टर जाएंगे रोटेशन में, पता है क्या होगा, ये सब भी इंक्लूड होके चला जाएगा, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, पूरा इंक्लूड होकर के उसमें आ जाएगा रोटेशन में। और जब एसटीएम में जाएंगे तो उसमें भी सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा, रोटेशन तक इंक्लूड हो जाएगा। हालांकि जो इंक्लूजन होता है वो इंक्लूजन बहुत टफ नहीं होता है। जैसे अगर मान लो मैंने पिछली वाली प्रॉब्लम में प्रोजेक्टाइल की प्रॉब्लम को ऐड कर दिया, तो प्रोजेक्टाइल की प्रॉब्लम ज्यादा टफ नहीं होगी। शुरुआती पोर्शन जब 2 से 3 प्रॉब्लम ऐड होती हैं तो पार्ट वाइज बन जाता है, वो पार्ट छोटे छोटे आसान आसान होते हैं। जब प्योरली किसी कंसेप्ट पे प्रॉब्लम बनाने का मन करता है किसी का, तो वो प्रॉब्लम बहुत जबरदस्त और टफ बनती है। और अगर प्रोजेक्टाइल तो वो पार्ट में आ जाती तो हमको टफ लगती है, क्योंकि वो लंबी हो जाती है, एक पार्ट पहले ये करना पड़ेगा, फिर दूसरा पार्ट ये करना पड़ेगा, फिर तीसरा पार्ट ये करना पड़ेगा, तो दिक्कत आती है उन चीजों में। और खास करके इन तीनों चैप्टरों में सबसे बड़ी समस्या यही है, ऐड हो जाता है, ये भी लगेगा ये भी लगेगा ये भी लगेगा, मतलब पहले ये करो फिर ये करो फिर ये करो, तो स्टेप वाइज प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए ये तीनों चैप्टर आईआईटी के लिए फेवरेट भी है, अच्छे क्वेश्चन भी पूछते हैं, हमेशा बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल आते हैं, ऐसे धांसू धांसू क्वेश्चन आते हैं कि पूछे मत, अच्छे अच्छों की हालत खराब कर देते हैं। तो इसलिए इसको पूरा तैयार करना जरूरी है। हालांकि इतना मैं जरूर कहूंगा कि अगर आपने चैप्टर अच्छे से तैयार कर लिया, फिर सॉल्व कर लिया, उसके बाद आप जाएंगे जंप करेंगे किसमें, आईआईटी की प्रॉब्लम। अब रोटेशन कंप्लीट होने के बाद आप लोग आईआईटी की प्रीवियस ईयर की प्रॉब्लम कर सकते हैं रिवीजन के तौर पे। आईआईटी का प्रॉब्लम कर सकते हैं कब, जब रोटेशन खत्म हो जाए तब। तो आप काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन ये सब स्टार्ट कर दीजिए। अब आपको ज्यादा वैरायटी वाले क्वेश्चन नहीं, मतलब सब कुछ लगभग आपको पढ़ा मिलेगा, इक्का दुक्का होंगे जिसमें ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, हीट वीट ऐड हो जाएगा, अदरवाइज मोस्टली क्वेश्चन आपसे डन हो जाएगा। अब लेकिन रोटेशन खत्म हो जाने के बाद, अभी ठीक है ना। ठीक है, चलिए कल फिर मुलाकात करते हैं 10 बजे, 9-10 बजे के आसपास, मैं मैसेज कर दूंगा आपको टाइमिंग, ठीक है। तब डाउट लेंगे, आज प्लीज कंप्लीट कर लीजिए सभी लोग, और अगर इनकेस डिले हो गया तो मंडे को मुलाकात करें, ठीक है, बाकी कल। थैंक यू बच्चों। थैंक यू सर। थैंक यू सर। समझिएगा बच्चों जरूर से आज। Yes, sir. ओके यस बेटा। सर।